अच्छा बेटा, फिर हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन का चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, केमिकल कॉम्बिनेशन के इस चैप्टर को मैंने अपनी आसानी के लिए और आप लोगों को पढ़ाने के लिए लिहाज से दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। कौन से दो हिस्से हैं? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक मैंने रखे हुए हैं? इसमें मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस रखी हैं। फर्स्ट हाफ में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। सर, कौन सी डेफिनेशंस है बेटा? ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके अलावा मोल है, एवोगाड्रोस नंबर है, और मॉलिक्यूलर मास। ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इतने सारे टॉपिक देखकर परेशान मत हो जाना। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, क्योंकि आगे भी चीजें समझने और पढ़ने के लिए इन डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है। ये सारी छोटी छोटी सी डेफिनेशन। इसके अलावा अ, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सेक्शन में न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। सर, न्यूमेरिकल्स किस किस के? न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है मोल के और एवोगाड्रोस नंबर के। ठीक है। मोल और एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ सेकेंड हाफ की तरफ। तो सेकेंड हाफ में हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर 2 में? इसके अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और फिर टाइप्स। टाइप्स के साथ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक, इसमें हम केमिकल लॉज पढ़ेंगे। 4 लॉज है हमारे कोर्स में, बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
ये 4 लॉज है। उसके अलावा एक और चीज आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये सारी बातें आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखने से लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और 9 क्लास के एतबार से बहुत बड़ा तो, मतलब 9 क्लास के हिसाब से ये बड़ा चैप्टर है, मैं खुद भी मानता हूँ। वैसे तो इतना बड़ा है, ठीक है ना। अभी तक कोई सवाल है किसी को तो पूछ लीजिए। आप पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर सिर्फ कुछ कुछ जो बताएं, जो शॉर्ट करेंगे ना रिड्यूस, वो पढ़ाएंगे? बात ये है कि देखो, रिड्यूस कोर्स तो अभी इस साल है, फिर खत्म हो जाएगा रिड्यूस कोर्स। लेकिन नॉलेज तो पूरी दे देना यार। मतलब जहाँ पे अगर हम आखिर में चलकर हमें अगर लग रहा होगा कि यार अगर हम अभी मजीद पूरा पूरा कोर्स पढ़ाएंगे तो क्लासेस जो है वो, हम कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे, तो हम वहाँ पे रिड्यूस की अप्रोच ले लेंगे। लेकिन अभी टाइम है तो हम पूरे पूरे चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ते, क्या ख्याल है, सही है? जी ठीक है। और सेक्शन ए वालों को भी मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, इसलिए तुम लोगों को भी पूरा पढ़ा दूंगा, सही है? जी सही है। नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर जगह मैं बेटा पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दिल को तसल्ली नहीं आ रही आधा पढ़ा कर ना, तो इसलिए पूरा ही पढ़ा रहा हूँ हर जगह। तो अब खैर बाकायदा टॉपिक्स का स्टार्ट लेते हैं। एक और बात, मैंने यहाँ सब लिख दिया कि फर्स्ट हाफ में क्या है, सेकंड हाफ में क्या है। जब इस चैप्टर का टेस्ट लेता हूँ ना, तो टेस्ट भी 2 हिस्सों में तोड़कर लेता हूँ अमूमी तौर पर। तो मैं उस वक्त भी सिर्फ यही बताऊंगा कि चैप्टर 2 फर्स्ट हाफ का टेस्ट है या चैप्टर 2 सेकंड हाफ का टेस्ट है। अब क्या आएगा सर, क्या आएगा, ये बार बार नहीं पूछना, आज पहले ही दिन बता दिया कि क्या क्या है किसमें। ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस का स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में मौजूद बेटा प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, आप लोगों से एटॉमिक नंबर पूछेंगे ना, तो कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या कोई बोलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बात यह है कि बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल रहे हैं तो सही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलना, या इलेक्ट्रॉन बोलना सॉरी, या नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोलना गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि एटॉमिक नंबर का सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक प्रोटॉन से होता है बेटा, उसका कोई भी ताल्लुक किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है एटॉमिक नंबर का, तो फिर हम एटॉमिक नंबर का जिक्र क्यों करें। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मतलब आप कह रहे हैं इतनी श्योरिटी से कि भाई ये ऐसा वैसा, तो सर एक बात ये बताएं कि अगर आप बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक होता ही नहीं है एटॉमिक नंबर से, तो अगर कुछ लोग ये बात बताते हैं तो वो क्यों बताते हैं ऐसा, या वो गलत क्यों बता देते हैं। देखो बेटे, बात कुछ ऐसी है कि जब कोई न्यूट्रल एटम होता है ना, अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी क्योंकि अभी तक इस तरह की शायद चीजें ना पड़ी हो। जब कोई भी न्यूट्रल एटम एटम होता है ना, तो उसमें एटॉमिक नंबर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों की गिनती से बता सकते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि हर मर्तबा एटम बेटा न्यूट्रल नहीं होता, कभी एटम पे कोई चार्ज भी आ जाता है, यानी कि +1 -1, +2 -2, +3 -3, इस तरह से चार्जेस भी आ जाते हैं। जब ये चार्जेस आते हैं ना, तो उसमें ये चार्जेस क्यों आते हैं पता है आपको, ये चार्जेस इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं।
इलेक्ट्रॉन की तादाद ऊपर नीचे होने की वजह से ये चार्जेस आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ऊपर नीचे ना हो तो ये चार्जेस कभी ना आए। ठीक है ना। ये चार्जेस आ ही किस वजह से रहे, ये चार्जेस आ ही इलेक्ट्रॉन की वजह से रहे। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद जब कम ज्यादा हो रही है तो फिर आप उससे एटॉमिक नंबर को कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे। और एटॉमिक नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की। क्यों इसका इस्तेमाल पता है किस लिए होता है, यहाँ जरा देखना। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एटम्स। ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा यूज होता है। अब सोचो इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम किसी ऐसी चीज के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते ना जो चेंज होती हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं तुम्हारे सामने एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसके शेल है, ये एक शेल, ये दो शेल। इसी तरह एक और एटम ड्रॉ कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ठीक है। एक और एटम ड्रॉ करते हैं। ये एक एटम है, न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये एक और शेल। तीन तीन शेल्स है, अब तीन तीन एटम्स है, तीन एटम, सही है। मान लो कि ये वाला एटम है लिथियम का, ये वाला एटम है फॉर एग्जांपल सोडियम का, और ये वाला एटम है फॉर एग्जांपल कार्बन का, ठीक है। अच्छा, अब लिथियम के एटम में अगर लिथियम का न्यूट्रल एटम होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन तीन होते, प्रोटॉन भी तीन ही होते। सोडियम का अगर न्यूट्रल एटम होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, प्रोटॉन 12 होंगे। कार्बन का अगर न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ मैंने की है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 12 होंगे, प्रोटॉन यहाँ पर 11 होंगे। ये भी 11, ये भी 11। अब ये तो थे न्यूट्रल एटम। अब पता है कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये एटम ना इलेक्ट्रॉन की तादाद में हेर फेर करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे लिथियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई, दो इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रोटॉन कितने रह गए, तो प्रोटॉन तीन रह गए। मान लो यहाँ पर सोडियम में से भी दो इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए। अच्छा भाई, सर सोडियम में से दो इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9। प्रोटॉन कितने रह गए, 11। मान लो कार्बन में कहीं से दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। प्रोटॉन कितने हैं, 6। अब इस वाले केस पर जरा अगर तुम लोग ध्यान दे सको, तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर सर चाहे ये केस हो, ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, या ये वाला केस हो, तीनों ही केसेस में यहाँ पर, और इस इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, इन दोनों में कंपैरिजन करें, और इन दोनों में कंपैरिजन करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, वो सेम है, रिमेन सेम। उनमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स चेंज। अब चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आया, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन से पहचान नहीं रखते। क्योंकि देखो अगर मैं एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल कहता कि इलेक्ट्रॉन की तादाद से है, अब खुद सोचो, अभी मैं गिन के गया 3 इलेक्ट्रॉन, मैं कहूंगा भाई इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन गिन के गया 11, मैं कहूंगा एटॉमिक नंबर 11। इसमें इलेक्ट्रॉन गिन के गया, इसमें मैं कहूंगा भाई इसका एटॉमिक नंबर 6। सही है। अब मैं थोड़ी देर बाद आऊं तो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, इसने दो कम कर दिए, इसने दो ले लिए। अब यहाँ पर अगर मैं एटॉमिक नंबर अब बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2, सोडियम का एटॉमिक नंबर 9, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 8। तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। ये पहचान तो बार बार बदल रही है। अब पहचान अगर बदल रही है, जब कोई एक चीज कांस्टेंट ही नहीं है, तो हम उससे आइडेंटिफिकेशन कैसे रख सकते हैं। तो वजह समझ में आ गई बेटा कि क्यों इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं किया जाता एटॉमिक नंबर में।
और क्यों इलेक्ट्रॉन का कहना गलत है? बेटा वजह समझ में आई? बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया अगर तो। एटॉमिक नंबर के बाद जो दूसरी चीज है हमारे पास, ये जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? वो है मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है बेटा। ये क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। अब मास नंबर क्या है भाई? किसी भी एटम के अंदर, अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और साइड में जो शेल्स होते हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? तो अब सर ये एटॉमिक नंबर की सिर्फ यही थी, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एटम्स, बस यही है डेफिनेशन? ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ये तो इसका यूज बताया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एटॉमिक नंबर। ठीक है? जी सही है। अच्छा, अब मास नंबर पे आ जाओ तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। ठीक है? अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या है सर? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन की एटम में कोई इज्जत नहीं है? मतलब एटॉमिक नंबर बताने के लिए प्रोटॉन ले लिया, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। मास नंबर बताने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो सर एटम में क्या इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत इज्जत नहीं है? तो मेरा जवाब है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा इज्जत है एटम में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के काम है ना, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वो हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, तो इसलिए उनका जिक्र किया नहीं है आपसे। ठीक है? वरना वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। तो किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है उसे क्या कहा जाता है? मास नंबर कहा जाता है। यानी कि एटम का जो वजन होता है सारा का सारा, मास का मतलब क्या है? वजन है ना। तो एटम का जो सारा का सारा वजन है, वो डिपेंड किस पर कर रहा है भाई? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड कर रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अब ए यहाँ पर क्या होता है? ए यहाँ पर होता है बेटा मास नंबर। जेड क्या होता है बेटा? जेड एटॉमिक नंबर होता है। या फिर इसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? प्रोटॉन ही तो है। दोनों बातें कही जा सकती हैं। और एन क्या है यहाँ पर? एन है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों को किसी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दूं, तो क्या मास नंबर निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? बताओ बेटा। जी बेटा, तो मास नंबर बताने के लिए क्या करना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करना है। मिसाल के तौर पे एक एटम में 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है। तो कितने हो जाएगा मास नंबर? 10। 9 हो जाएगा। किसी एटम में 5 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर क्या हो जाएगा? 15। दोनों की तादाद जितनी भी बताई जा रही है ना, उस तादाद को प्लस कर लो, तो तुम्हें मास नंबर पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर एटम का। ठीक है? इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। अब ये ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन का
जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम, अच्छा इस फॉर्मूला की मदद से अगर मैं तुम्हें मास नंबर और प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर बता दूं तो ए में से जेड को माइनस करके न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। अगर मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल एन और ए बता दूं, यानी कि मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दूं, तो ए को एन को ए से माइनस करके एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो। तो दो तीन चीजें बताई जा सकती है इससे। तो इस मसले के लिए आपके सामने हम कुछ सवाल रख देते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास, ये रहा, ये रहे सब। ठीक है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो इनका आप, ये तीन सवाल है। पहले सवाल में मास नंबर निकालना है, और दूसरे सवाल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तीसरे सवाल में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। अच्छा एक आखिरी बात, और उसके बाद क्लास करूंगा ऑफ। देखो जब कोई एलिमेंट हम लिखते हैं ना, जैसे कार्बन लिख रहे हैं, क्लोरीन लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, तो उस एलिमेंट में हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर की तरफ मास नंबर लिखा जाता है, हमेशा। अब इसमें आप सीक्वेंस कोई भी रखें, यानी कि इधर एटॉमिक नंबर लिखा, इधर मास नंबर लिखा, चलेगा। इधर मास नंबर लिखा, इधर एटॉमिक नंबर लिखा, चलेगा। इधर मास नंबर लिखा, इधर एटॉमिक नंबर लिखा, चलेगा। इधर मास नंबर लिखा, इधर एटॉमिक नंबर लिखा, चलेगा। ये चारों सही है, तो चारों में से कोई गलत नहीं है। शर्त यह है कि नीचे मास नंबर हो, और सॉरी एटॉमिक नंबर हो, और ऊपर मास नंबर, बस। सही है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? वो एसएस में ग्राफिक्स सही नहीं आई, दोबारा दिखाइएगा। एसएस में ग्राफिक्स सही नहीं है? अब देखो बेटा, सही है। सही। चेक कर लिया, सही आ रहा है? जी ठीक है। तो अब ये मैं मंडे को आप लोग, मंडे बोल रहा हूँ सॉरी, ये आप लोग मुझे चेक करवा दीजिएगा थर्सडे को। सही है ना? जो अपकमिंग क्लास होगी उसमें मैं चेक कर लूंगा, उससे पहले। सर वो दिखा दे, एक दफा पिक्चर नहीं ली।